प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको बीए पार्ट फर्स्ट का कोटा यूनिवर्सिटी कोटा का बीए पार्ट फर्स्ट का ज्योग्राफी में पेपर फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिज़िकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल। इसमें पहली क्लासेस में हमने सोलर सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने पढ़ी कि भूगर्भ के विषय में विवरण देने वाले साधन, प्राकृतिक अप्राकृतिक साधन, और उसके बाद पृथ्वी की रासायनिक संगठन और विभिन्न आवरण स्वेस के अनुसार और अभिनव मत के अनुसार हमने पढ़े। उसके बाद आज हम एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, भू संतुलन की संकल्पना। अब भू संतुलन की संकल्पना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे धरातल के ऊपर विभिन्न प्रकार के पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं, ये या यूँ समझ लें कि भूतल के ऊपर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। विभिन्न स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं कि एक तरफ पर्वत हैं, दूसरी तरफ पठारी भाग है, फिर मैदान है या मैदानी भाग है, या फिर झील है और महासागर है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, इनमें ऊंचे उठे भाग भी हैं कि पर्वत है, पठार है, मैदानी भाग है, और नीचे वाले भाग भी हैं कि झील है और महासागर है। कि ये सारी की सारी जो स्थलाकृतियाँ हैं वो भूतल के ऊपर स्थित हैं। ठीक है, तो कहीं तो ऊपर उठे ऊंचे उठे मैदान है और कहीं पर नीचे मैदान है। अब ये जो भूतल के ऊपर स्थित हैं, ये एक निश्चित नियम के अनुसार, अपन कह सकते हैं भाई ऐसा क्यों नहीं होता कि एक तरफ जहाँ अगर अपन देखें कि पर्वत स्थित है तो धरातल पे इम्बैलेंस क्यों नहीं हो जाता। जैसे अगर किसी जगह के ऊपर अपन भारी सामान रख दें तो वो ऊपर नीचे होने लगता है, तो धरातल ऐसा क्यों नहीं हो जाता। तो इसके लिए कहते हैं ये एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित है, एक निश्चित नियम के अनुसार ये संतुलित है, जिसे भू संतुलन की संकल्पना कहते हैं। फिर दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि जो परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी है, जो पृथ्वी अपनी परिभ्रमण कर रही है, उसके ऊपर एक तरफ ऊंचे भाग हैं, दूसरी तरफ नीचे भाग हैं। तो इस वजह से इनमें एक भौतिक और यांत्रिक स्थिरता पाई जाती है, ऊंचे उठे भाग में, और सब जो नीचे भाग हैं उन सब में एक भौतिक और यांत्रिक स्थिरता पाई जाती है। इसे ही भू संतुलन कहते हैं। अब इस शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो भूगर्भवेत्ता, इस शब्द का भू संतुलन जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 में किया था। अब इन्होंने बताया कि जो संतुलन जो सिद्धांत है उसका साधारणतः तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर एक ऐसा तल पाया जाता है, एक ऐसा तल है जिसको लेवल ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, या इसको लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर कहते हैं, जिसके ऊपर लेवल ऑफ कंपनसेशन या लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, कि इसके ऊपर जो विभिन्न चट्टानें जो पाई जाती हैं या विभिन्न जो इसके ऊपर भाग पाए जाते हैं उन पदार्थों के घनत्व में अंतर पाया जाता है। इसमें इसके ऊपर जो भी जैसे पठारी भाग स्थित है या पहाड़ी भाग स्थित है उन सब के घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन इस तल के नीचे या इस तल के ऊपर अपन कहते हैं घनत्व समान है। इस तल के ऊपर तो घनत्व समान है, लेकिन इस तल के ऊपर तो घनत्व में अंतर पाया जाता है, लेकिन इस तल के नीचे घनत्व सबका समान पाया जाता है। तो इस वजह से यह यूँ कह सकते हैं कि किसी भी भाग के घनत्व तथा ऊंचाई में उल्टा अनुपात होता है। मतलब जो ऊंचा उठा भाग है उसका घनत्व कम है बजाय नीचे भाग के, या यूँ कह सकते हैं कि पर्वतों का घनत्व पठारों से कम है, पर्वतों का घनत्व पठारों से कम है।
या पठारों का घनत्व, पठारों का घनत्व मैदानों से कम है, और जो मैदान का घनत्व है उसका घनत्व सागर तली से कम होता है। किंतु जो ये लेवल ऑफ कंपनसेशन जो होता है, ये क्षतिपूर्ति तल जो होता है, ये लेवल ऑफ कंपनसेशन, इसके नीचे प्रत्येक भाग का जो घनत्व है वो बराबर है। अब इसके बारे में जो सबसे पहला जो मत दिया वो दिया जॉर्ज एरी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जॉर्ज एरी की संकल्पना। जॉर्ज एरी की संकल्पना। इन्होंने जो कहा, जॉर्ज एरी की जो संकल्पना दी, इन्होंने इसको कहा लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैराव का सिद्धांत, तैराव का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैराव का सिद्धांत। अब इन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर जो विभिन्न स्तंभ स्थित हैं, कि एक तरफ तो पर्वत हैं, दूसरी तरफ पठारी भाग हैं और मैदानी भाग हैं, कि उन सब की गहराई में परिवर्तन होता है, लेकिन उन सब की जो घनत्व है वो बराबर होता है। इन्होंने क्या बताया, जो भी विभिन्न स्तंभ में, मतलब पर्वत, पठार, मैदान, उनके घनत्व बराबर होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी, लेकिन उनके जो गहराई है उसमें अंतर पाया जाता है। घनत्व तो बराबर है लेकिन गहराई में परिवर्तन। तो क्या हुआ, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ, गहराई में अंतर है, वेरिंग डेप्थ। फिर आगे एरी ने बताया कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पृथ्वी अपनी सियाल, सीमा और नेफे से मिलके बनी है। अब एरी ने बताया कि जो सियाल है, मतलब जो ऊपर वाला भाग है, सियाल मतलब धरातल की, पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत, जो सियाल है वो सीमा, मतलब सेकंड वाली परत के ऊपर तैर रहा है, इसलिए इसको कहा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। या इसको यूँ कह सकते हैं कि जो हिमालय वो भारी ग्लासी मैग्मा में तैर रहा है, या यूँ कहें कि जो हिमालय का जो नीचे वाला भाग है, जो अधः स्तर है, वो काफ़ी नीचे तक प्रविष्ट है। तो एरी ने इस बात का प्रतिपादन किया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा, जो भाग जितना अधिक ऊंचा होगा, जो भाग अधिक ऊंचा होगा उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में, मतलब उसके नीचे अधः स्तर, इसे इंग्लिश में सबस्ट्रेटम में कहते हैं, अधः स्तर में डूबा होगा। मतलब जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका उतना अधिक भाग नीचे अधः स्तर में डूबा होगा, तथा जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा होगा। कम ऊंचे भाग का कम भाग अधः स्तर में डूबा रहेगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि महाद्वीपीय जो भाग है वो एक ही प्रकार के घनत्व वाले शैलों का बना है। मतलब एरी ने ये कहा, आप ये समझ लीजिए कि जो इनके घनत्व समान है, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो मैदानी भाग हो, उनका यूनिफॉर्म डेंसिटी, उन सबका घनत्व समान है, ठीक है, लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन पाया जाता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, एक तो ये कहा, दूसरा कहा कि जो ऊपर वाला भाग है सियाल, वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। तो जो भाग अधिक ऊंचा है वो उसका अधिक भाग सबस्ट्रेटम में डूबा हुआ है, अधः स्तर में डूबा है, और जो भाग कम ऊंचे हैं उसका कम भाग अधः स्तर में डूबा हुआ है। उसके बाद इन्होंने इस डायग्राम से आप समझाया कि किस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ। जॉर्ज एरी ने जिस तरह से बताया कि जो भाग जितना ऊंचा होगा
वो भाग उतना अधिक गहराई तक प्रविष्ट होगा। ये इस तरह से जॉर्ज एरी ने इस एग्जाम्पल से इस तरह से बताया कि ये जल है और जल के अंदर अपन लकड़ी के टुकड़े डालते हैं। ये जल है और ये लकड़ी के टुकड़े, ये जल स्तर है, यह जल तल है। तो जो लकड़ी का जितना ऊपर भाग स्थित है, जो भाग जितना ऊपर स्थित है उसका उतना ही भाग अधः स्तर में या सबस्ट्रेटम में नीचे गया हुआ है। तो इस तरह से जो ऊंचे उठे भाग हैं, जो हिमालय पर्वत है, इन्होंने बताया कि हिमालय पर्वत जितना ऊंचाई पर उसका 9 गुना भाग अधः स्तर में नीचे की तरफ डूबा हुआ है। तो इस तरह से ऊंचे उठे भाग काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से अधः स्तर को, घनत्व को हटा देते हैं और हल्के पदार्थों का जहाँ नीचे काफ़ी गहराई पर जहाँ हल्के पदार्थों का विस्तार होता है। तो जो पर्वत हैं जैसे हिमालय पर्वत है, तो इस प्रकार ये अधिक गहराई तक प्रविष्ट हैं और ये इस तरह से संतुलित होकर पृथ्वी पर एक तरह से टिके हुए हैं। इसके विपरीत जो नीचे वाले भाग हैं वो कम गहराई तक प्रविष्ट हैं। कहने का मतलब ये इन्होंने बताया कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उतना वो इन सब की, जैसे अगर अपन देखें कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, झील है, तो जो भाग जितना ऊंचा स्थित है उसका उतना ही नीचे धरातल के अंदर वो अपनी गहरी जड़ें रखता है। इस वजह से वो धरातल के ऊपर संतुलन बनाए हुए, और जो भाग कम ऊंचा है वो कम गहराई तक प्रविष्ट है। ठीक है, तो मैदानी भाग पठारी भाग से कम ऊंचे हैं तो वो कम गहराई तक प्रविष्ट हैं। पठार भाग मैदानी भाग से ऊंचे हैं लेकिन पहाड़ी भाग से कम ऊंचाई वाले हैं, तो ये पहाड़ी भाग से कम गहराई तक प्रविष्ट है लेकिन मैदानी भाग से अधिक गहराई तक प्रविष्ट है। तो इस तरह से कि एरी ने बताया कि जो भाग जितना ऊंचा स्थित है उतनी ही उसकी गहराई में उसकी जड़ें स्थित हैं। इस तरह से जो धरातल है इसके ऊपर संतुलन बना हुआ रहता। लेकिन अब इस सिद्धांत का जो सबसे बड़ा दोष जो एरी का बताया जाता है, इस सिद्धांत में जो सबसे बड़ा दोष है कि उन्होंने बताया कि एरी के अनुसार कि हिमालय की जो लगभग 2,70,000 हिमालय की 2,70,000 फीट गहरी जड़ होगी। अगर 8,828 मीटर ऊपर है तो इसकी 2,70,000 फीट गहरी जड़ एरी ने बताई कि वो धरातल के नीचे या अधः स्तर तक प्रविष्ट होगी। लेकिन इतनी लंबी जड़ के कारण गहराई में जाके क्या हो जाएगा, गहराई में क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक होने के कारण जो हिमालय के नीचे जो जड़ प्रविष्ट है वो पिघल जाएगी, और जब वो पिघल जाएगी तो इतने, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर पर, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे धरातल के नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, तो जो हिमालय की इतनी गहरी जड़ है वो पिघल जाएगी। तो इस वजह से वो किस आधार के ऊपर फिर टिका हुआ है। तो इस तरह से ये जो मत है एरी का, उसके अंदर ये कह सकते हैं कि ये मत भ्रामक सिद्ध हुआ कि इतनी हिमालय की अगर इतनी गहरी जड़ होगी तो ये नीचे जाने पर तापमान बढ़ जाता है तो ये पिघल जाएगी। तो ये आज हमने पढ़ा भू संतुलन के सिद्धांत का जॉर्ज एरी का मत। नेक्स्ट क्लास में भू संतुलन के सिद्धांत का ही मैं आपको लॉ ऑफ कंपनसेशन या प्राट की संकल्पना समझाऊंगी, वो क्षतिपूर्ति का नियम। वो नियम भू संतुलन के सिद्धांत को और अच्छी तरह से समझाता है। थैंक यू।